एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 साइंस की फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में, जिसमें देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा था बच्चों। सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? जो ऑर्गेनिज्म खुद भोजन बना ले, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन स्वयं बना ले, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है अदर। हेट्रो यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या है? हेट्रोट्रोपिक्स है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और किस तरीके से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा आप लोगों ने सेल्स के बारे में भी समझा था। अब आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे आगे यानी फोटोसिंथेसिस से आगे की एक्टिविटी करने वाले हैं, एक्टिविटी 1.1 को। सो जो बच्चा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है उसे जा करके देख लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या कर रहा है बच्चों? एक्टिविटी 1.1 में कह रहा है कि टेक द टू पॉटेड प्लांट्स आपको लेना है, 2 पॉटेड प्लांट लेना है ऑफ द सेम काइंड एंड कीप वन इन द डार्क, और एक को उसमें आपको क्या करना है? डार्क में रख देना है। कितने घंटों के लिए? 72 आवर्स के लिए। एंड अदर इन द सनलाइट, दूसरे को जो 2 पॉटेड प्लांट आप लोगों ने लिया सेम काइंड का, उसमें से एक को सनलाइट में रखना है, दूसरे को डार्क रूम में रख दीजिए या ब्लैक कार्टून में रख दीजिए फॉर 72 आवर्स। एंड आपको उस पर आयोडीन टेस्ट करना है बच्चों। और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आता है उसको अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। अब आपको फिर से क्या करना है बच्चों? जिसको आप लोगों ने, जिस पॉटेड प्लांट को आप लोगों ने डार्क में रखा था, उसको अब आप ला के रख दीजिए। कहाँ पर? सनलाइट की उपस्थिति में। पहले तो दोनों पर आयोडीन टेस्ट करना था। अब अगेन जो उसको आप लेके आए डार्क से, उस पर आयोडीन टेस्ट फिर से करिए और उसको फिर सनलाइट की उपस्थिति में 3 से 4 दिन रख दीजिए। अब देखिए कि क्या चेंजेज आता है। आयोडीन टेस्ट करने के बाद फिर से देखिए कि क्या चेंजेज आ रहा है और उसको अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए रिजल्ट को। ओके। अब इसके बाद कह रहा है द लिव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। सो इन द लास्ट सेशन वी हैड अ क्वेश्चन कि क्या वैसे पत्ते जिनके कलर ग्रीन नहीं होते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? तो उसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों। लिव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल कह रहा है कि वैसे पत्ते जिनके कलर ग्रीन नहीं होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क, यहाँ पर देखिए मास्क द ग्रीन कलर। ये कुछ पत्ते दे रखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल के अलावे इसमें एक और पिगमेंट पाया जाता है, लाइक रेड, ब्राउन एंड येलोइश हो सकता है ना। तो इस तरह का पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो ग्रीन कलर को मास्क कर देता है, छिपा देता है, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसमें क्लोरोफिल होते हैं, और चूंकि क्लोरोफिल होते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी संपन्न होगा। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। आपने प्रायः देखा होगा जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, कहीं पर कुछ पानी रुका हुआ रहता है उसमें, या पॉन्ड में जो ज़्यादा दिन का पानी होता है उसमें आपने देखा होगा कि ग्रीन पैचेस कुछ दिखाई दिए होंगे। तो ग्रीन पैचेस बच्चों क्या होता है? दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये और कुछ नहीं बल्कि एल्गी होता है। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्गी बोलते हैं। कहता है कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन। क्या आप गेस कर सकते हो कि आखिर एल्गी ग्रीन क्यों होता है? सो हम लोगों ने यह भी देखा था कि पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। एंड द सेम रीजन विल अप्लाई टू द एल्गी ऑल्सो। एल्गीज आर ग्रीन बिकॉज ऑफ presence of chlorophyll. Okay, so because of presence of chlorophyll, the color of algae is green. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. So algae भी अपना भोजन जो है स्वयं बना सकता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया से। सो एल्गी को भी हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को हम क्या बोल रहे थे? ऑटोट्रोप्स बोल रहे थे। जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। अब आगे है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अब और अदर जो फूड्स हैं प्लांट के फूड, उसको कैसे सिंथेसिस होता है उसके बारे में हम जानेंगे। यू हैव लर्नड दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने सीखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस की मदद से करता है ना।
तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो 3 एलिमेंट मिलके कार्बोहाइड्रेट बना है। वो कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे साथ रिपीट कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का उपयोग आखिर कहाँ पर होगा? सो बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो फूड में प्रोटीन भी होता है और फैट्स भी होता है। तो इनको बनाने में इन कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है। ओके, सो फूड्स को, प्रोटीन एंड फैट्स को सिंथेसाइज करने में इन कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग होता है। बट यहाँ पर कहता है व्हाट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनस सबस्टांस। लेकिन प्रोटीन तो नाइट्रोजेनस सबस्टांस होते हैं, विच कंटेन नाइट्रोजन। अब चूंकि नाइट्रोजेनस सबस्टांस है प्रोटीन, और तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके पास क्या होगा, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन हो गए। सो क्वेश्चन अराइजेज हियर, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। आखिर प्लांट जो है नाइट्रोजन कहाँ से इनको मिलता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। सो 78% ऑफ द गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन। तो क्या पेड़ पौधे नाइट्रोजन हवा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं? आंसर इज नो। प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन तो उपस्थित होते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन पेड़ पौधे इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसके लिए उनकी जरूरत पड़ेगा नाइट्रोजन। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो गैसेस फॉर्म में है नाइट्रोजन एयर में, इस रूप में पेड़ पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। तो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो वही से है, कह रहा है कि सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल के पास, मिट्टी के पास कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, और वही बैक्टीरिया इन गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और फिर उसको सॉइल में छोड़ते हैं। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। एंड देन इस तरह के जो यूजेबल नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच नाइट्रोजन। आपने यह भी देखा होगा कि किसान जो है अपने खेतों को नरिश करने के लिए, अपने पौधों को नरिश करने के लिए खेतों में क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है प्लांट में वो ना रहे, और प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। सो इस तरह से नाइट्रोजन उसको इसलिए दिया जाता है ताकि प्लांट जो है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके और प्लांट प्रोटीन और विटामिन्स को बना सके, सिंथेसाइज कर सके। ओके, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब तक हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रोपिक मोड को, हम लोगों ने समझा था। जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम क्या बोल रहे थे बच्चों? ऑटोट्रोपिक मोड। अब अदर मोड क्या है? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो प्लांट में हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रोपिक मोड, लेकिन कहता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड। और वो तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया बच्चों कि सारे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। तो प्रश्न वही बनता है कि आखिर वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? वो तो भोजन बना ही नहीं पाएंगे। हाउ डू दे सर्वाइव? तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? आखिर वो न्यूट्रिशन कहाँ से इनको मिलता है? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। तो जिस तरीके से ह्यूमन्स एंड एनिमल्स अदर प्लांट पर निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक उसी प्रकार वैसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो भी दूसरे प्लांट पर निर्भर करते हैं। और इसीलिए वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं? सो दे यूज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई होप आपको हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। हेट्रो मतलब होता है अदर्स, ट्रोपिक मतलब होता है नरिशमेंट। ओके, सो जो प्लांट अदर प्लांट्स के सहारे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अदर प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ अब कहता है कि लुक एट द फिगर 1.5।
सो यहाँ 1.5 के ऊपर एक फिगर दे रखा है बच्चों, एक फिगर है और ये फिगर है अमरवेल का, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कस्कुटा बोलते हैं। कस्कुटा का एक फिगर दे रखा है आपको और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कस्कुटा है इस पेड़ के ऊपर पूरी तरीके से पेड़ को घेर लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट समझना है बच्चों, वो क्या कंसेप्ट समझना है, हेयर यू कैन अंडरस्टैंड येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड स्टेम एंड ब्रांचेज। तो सारे स्टेम एंड ब्रांचेज को घेर रखा है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब चूंकि ये जो एलोइस आप जो प्लांट देख रहे हैं इसके पास क्लोरोफिल तो नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो जो ये प्लांट बना रहा है ना, ये जो फूड बनाता है, ये जो ग्रीन कलर वाला जो प्लांट है, ये जो फूड बनाएगा वही फूड ये एब्जॉर्व कर लेगा। ओके, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। अच्छा, होस्ट और गेस्ट का कंसेप्ट समझिएगा। क्योंकि जो गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो हम गेस्ट के लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन प्लांट है वो कस्कुटा के लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया, क्योंकि ये अपना आश्रय दिए हुए है इस कस्कुटा को। ओके, अब एक कंसेप्ट आएगा पैरासाइट का। पैरासाइट क्या होता है बच्चों, अब चूंकि कस्कुटा इस प्लांट पर आश्रित है, सो इट डिप्राइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ये जो होस्ट को यानी इस पौधे को जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, इस पौधे को जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये उसको से वंचित कर देता है और इसका न्यूट्रिएंट्स ये खा जाता है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए कस्कुटा को क्या बोला गया है, पैरासाइट बोला गया है। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं और दूसरे के नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ओके, सो दिस पैरासाइट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। आर बी एंड एनिमल्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी पैरासाइट है? तो इसका आंसर दीजिए बच्चों कमेंट्स में कि क्या एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को भी हम पैरासाइट कर सकते हैं क्या? क्योंकि कस्कुटा को हमने पैरासाइट बोला, तो अगर हम कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये भी आंसर आपको देना है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर्स। आपको इसके बारे में सोचना है और डिस्कस करना है अपने टीचर्स के साथ। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। बच्चों यहाँ पर पहेली है एंड पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लीस एंड लाइकेंस दैट सक्स आवर ब्लड्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स। क्या ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं? जो मॉस्किटो होते हैं, बेड बग्स होते हैं, लीस होते हैं, लीचेज होते हैं, क्या ये जो हमारे ब्लड को सक करते हैं क्या ये भी पैरासाइट है? बताइए। तो यस, दे आर पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन के लिए हम पर निर्भर होते हैं। ओके, हैव यू एवर सीन एंड हर्ड ऑफ द प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खा जाता है, इंसेक्ट्स को खा जाता है? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स को सुना है? सो आई थिंक क्लास 6 में आपने पढ़ा था ऐसे प्लांट्स के बारे में। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं एंड डाइजेस्ट देम, और उसे अपना भोजन बना के पचा भी सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या यह अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट जो होते हैं या तो वो ग्रीन कलर का होंगे या डिफरेंट कलर का होंगे। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। सो हेयर वन फिगर इज गिवन। ओके, दिस इज द फिगर ऑफ पीचर प्लांट। ओके, द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब ये जो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पीचर और जग लाइक स्ट्रक्चर है ये चूंकि प्लांट किसका है बच्चों, पीचर प्लांट का है। अब पीचर इसका नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका जो शेप है वो सुराही की तरह है या जग की तरह है, इसीलिए इसका नाम पीचर पड़ा। पीचर मतलब होता है बच्चों सुराही। ओके, तो इसीलिए इसको हम पीचर प्लांट बोलते हैं। सो सवाल यहाँ पर ये है कि जो पीचर है, ये जो पीचर आप देख रहे हैं ये है क्या? सो दिस इज नथिंग बट अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लीफ। ये लीफ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, लीफ ही मॉडिफाई होके ये पीचर का रूप ले लिया है। अब पीचर में बच्चों आगे देखिएगा यहाँ पर एक लीड होता है। ये लीड एक तरह के ढक्कन का काम करता है। जैसे सुराही में एक ढक्कन रहता है ऊपर, जब पानी भरते हैं तो ऊपर से ढक देते हैं ताकि उसमें कोई इंसेक्ट ना जाए। लेकिन यहाँ जो बच्चों है ना, ये अपना जो ढक्कन है, लीड है, इसको ओपन करके रखता है। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो इसमें जो पोर्स होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये नीचे की ओर होते हैं, ये इस तरह से होते हैं नीचे की ओर। ओके, अब ऊपर से कोई इंसेक्ट जाएगा वो तो अंदर चला जाएगा,
लेकिन ये बाहर निकल नहीं पाएगा। ओके, द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज। ये जो लीड फॉर्म हो रहा है ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है। क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर, इनसाइड द पीचर देयर आर, कहता है कि पीचर के अंदर हेयर, पीचर के अंदर क्या होता है, हेयर होता है विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको कि हेयर में क्या होते हैं, पीचर में क्या होते हैं, हेयर होते हैं जो किधर डाउन डायरेक्टेड होते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, जिसके कारण एक तरीके से जो इसमें कीट पतंग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटेंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटेंगल इनटू द हेयर, द लीड क्लोजेज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। ओके, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पीचर। अच्छा, इस पीचर में एक डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेशन होता है जिसके कारण ये अपने भोजन को डाइजेस्ट कर पाते हैं। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच इंसेक्ट, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं उसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो बच्चों इसको याद रखना है, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हों उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर ही समझिएगा एक कंसेप्ट। क्या बोल रहा है, बूझो इज नाउ कंफ्यूज। अब तो भैया बूझो को चक्कर आने लगा। क्यों चक्कर आने लगा भाई बूझो को, अब देखो माथा पर हाथ रख के क्या सोचने लगा। बूझो बोल रहा है भैया एक चीज़ बताओ कि इफ़ द पीचर प्लांट इज ग्रीन, पीचर प्लांट हरा भी है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो ये इंसेक्ट को क्यों खाता भाई, आखिर इंसेक्ट को खाने की इसको ज़रूरत क्यों पड़ा। तो क्वेश्चन तो जायज़ है इसका कि भाई सारे पेड़ पौधे तो हरा है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो पीचर प्लांट को क्यों, क्या ऐसा आन पड़ी कि ये इंसेक्टिवोरस बन गया, ये इंसेक्ट को क्यों खाने लगा। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा कि हमारे बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। सो देयर आर सर्टेन न्यूट्रिशन विच वी गेट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, थ्रू द फोटोसिंथेसिस देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स विच ऑल्सो वी गेट थ्रू द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल्स। लेकिन पीचर्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये अपनी न्यूट्रिशन नरिशमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट नरिशमेंट के लिए ये इंसेक्ट खाता है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला गया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज सैप्रोट्रॉप्स। सो इट इज वन ऑफ द अगेन very important concept, saprotrophs. So till now we have learned about autotrophs concept, parasite and heterotrophs. Now coming to the saprotrophs. What is saprotrophs? You might have seen पैकेट्स ऑफ मशरूम। आपने एक मशरूम का पैकेट देखा होगा सोल्ड इन वेजिटेबल्स मार्केट। ऑब्वियस बात है, मशरूम का पैकेट कहाँ मिलेगा, वेजिटेबल मार्केट में मिलेगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल। तो आपने मशरूम को और कहाँ उगते देखा होगा, मशरूम के छत्ता इस तरीके से बना देखा होगा ना, जहाँ पर मॉइस्ट सॉइल होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ उपजता है। ओके, मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या कोई लकड़ी जो सड़ जाता है रेनी सीजन में, तो उसमें इस तरह का कुछ का आपने देखा होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट देखा होगा। लेट अस find out what type of nourishment they need to survive and from where they get them। तो इनको किस टाइप का नरिशमेंट चाहिए, अब ये देखो कि इसको किस टाइप की नरिशमेंट चाहिए। सो हेयर इज अ पिक्चर ऑफ मशरूम, पैकेट ऑफ मशरूम यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ एक देखिए कि किस तरीके से मॉइस्ट सॉइल में ये किस तरह का डेवलपमेंट एक मशरूम का हो रहा है। ओके, डिकेड मटेरियल में। ओके, नाउ बूझो वांट्स टू नो हाउ दिज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है जो डेवलप होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट में, तो ये कैसे अपना नरिशमेंट पूरा करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, है ना, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं होते हैं। एज दे लैक क्लोरोफिल्स एंड कैनॉट मेक बाई फोटोसिंथेसिस, ये फूड भी अपना तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि क्लोरोफिल तो होते नहीं है, तो आखिर ये नरिशमेंट अपना कहाँ से लेते हैं, जो मशरूम वगैरह है तो ये अपना नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं। देयर इज एक्टिविटी 1.2 कहता है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस लीजिए और उसको वाटर में भिगो दीजिए।
अब उसको कह रहा है कि जब मॉइस्ट हो जाए तो इसको वार्म प्लेस पर 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। मॉइस्ट वार्म होना चाहिए, लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म, ज़्यादा वार्म भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट वार्म होना चाहिए और उसको 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। और तब तक, या फिर तब तक छोड़िए जब तक कि फ्लफी पैकेज आपको न दिखे उस पर। ओके, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिज पैचेज। अब जब फ्लफी हो जाएगा तब आप इसका कलर को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि किस कलर का ये फ्लफी जो पैचेज है अपीयर हो रहा है आपको, वो कैसा दिख रहा है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर माइक्रोस्कोप, चूंकि ये आपको अब जो देखना है पैचेज तो दिखेगा आपको, लेकिन अब आपको सहारा लेना है, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास को ले आइए या माइक्रोस्कोप आप रखिए और अब उसमें देखिए। जब उसको आप फ्लफी जो पैचेज है या ब्रेड पर जो पैच बन रहा है उसको जब देखेंगे तब आपको कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड दिखेगा। ठीक है, ऑन पीस कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड दिखेगा। ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो है पैक ब्रेड लिया है और इसको मॉइस्ट किया और कुछ दिनों बाद देखिए मॉइस्चर के बाद इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। सो इसको एक सेक्शन को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह का थ्रेड दिखेगा, कुछ इस तरीके से थ्रेड दिखेगा। ओके, सो हेयर थ्रेड होगा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगा। सो दिस इज नथिंग बट अ फंजाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बच्चों फंजाई। क्या बोलते हैं, जो ये जो पैचेज होता है वी कॉल इट फंजाई ग्रोइंग ऑन अ ब्रेड। फंगस बोलते हैं ना, बोलते हैं फंगस लग गया है। अपने घर में सुना होगा मम्मी पापा को बोलते हुए कि इसमें फंगस लग गया है, ये खाने लायक नहीं है ना। सो दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। ऐसे पैचेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फंजाई बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो फंजाई। ओके, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, डिफरेंट है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से, जो फंजाई है, अब ये जो डिके हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये जो ब्रेड, तो ये अपना नरिशमेंट कहाँ से ले रहा है, ब्रेड से ले रहा है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिए, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, एंड सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। सो एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स, फंजाई। ओके, सो फंजाई इज ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंजाई आपने देखा होगा पिकल्स पर भी ग्रो करते हुए, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ह्यूमिड वेदर में अगर आप कोई लेदर का जैकेट वगैरह छोड़ दीजिएगा तो उस पर देखिएगा कि एक वाइट कलर का पैचेज डेवलप हो जाएगा। तो वाइट कलर का जो पैचेज होता है बच्चों, वो क्या होता है, दैट इज फंजाई, फंगस लग जाता है। ओके, सो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो फंजाई को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। वाई, बिकॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, ड्यूरिंग, अब सैप्रोट्रोपिक में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग होता है। वो जो है अपना न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, इसीलिए उसको सैप्रोट्रोपिक बोलते हैं। सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग से लेगा, मैटर से लेगा, उसको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स है वो कहाँ उपस्थित होता है, दिस आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर इटसेल्फ। ओके, कहता है वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। इनका जो जर्मिनेशन होता है ना, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जब वो वेट एंड वार्म थिंग्स पर लैंड करेगा तो ये इसका विकास होगा और वृद्धि होगा। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इसको हम कैसे इन चीज़ों को बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्या कर देना है, वार्म जो प्लेस है इसको नहीं देना है और इसको धूप में रखना है, चीज़ों को अच्छे से सुखाना है ताकि इस पर जर्म डेवलप ना हो जाए, फंगस ना हो जाए। और जैसे ब्रेड वगैरह है तो इसको ओपन में मत रखिए, फ्रिज वगैरह में रखिए ताकि उसकी जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर वो बना रहे, है ना, उसको अननेसेसरी उसको मॉइस्चर ना मिले और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए ताकि वो सड़ जाए। तो उसको बचाना है तो आपको ये एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर मान लेते हैं आपके पास लेदर का जैकेट है तो उसको अच्छे से सुखा के रखिए, उसको पीरियोडिक टाइम पर उसको सुखाते रहिए ताकि उस पर फंगस ना लगे। अगर मॉइस्चर जहाँ डेवलप होगा तो फंगस लगेगा।
नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, ये हो गया। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब अगला जो कंसेप्ट है बच्चों, वो कंसेप्ट है सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस क्या होता है बच्चों? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो साथ जीते हैं एक दूसरे को। जैसे आपने कभी देखा होगा, गांव साइड में अगर गए होंगे या ट्रेन से भी सफ़र किए होंगे तो कभी देखा होगे कि काऊ या बफेलो जब ग्रेजिंग करते रहता है तो उस पर जो क्रो होते हैं वो बैठे रहते हैं। या फार्मर जब सिंचाई करते हैं खेतों को, तो उस जब सिंचाई होते रहता है तो वहाँ पर देखेंगे बहुत सारे बर्ड्स आके बैठते हैं। तो ये क्या है? दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। एक दूसरे से उनको लाभ मिलता है। अब लाभ कैसे मिलता है? देखिए, काऊ के ऊपर क्रो क्यों बैठे रहते हैं या अदर बर्ड्स क्यों बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि काऊ में लीचेज होते हैं और उसके लिए लीस होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, वो उस पर बैठता है और उसको खाता है ना। तो जू होता है, जू को वो खाता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होता है, काऊ और बफेलो को फायदा क्या है कि उसको जू से मुक्ति मिल जाता है एंड क्रो को उससे भोजन मिल रहा है। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा हो। सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो रूट्स के अंदर होते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स जो होते हैं वो फंगस को क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसको रिटर्न में क्या होता है, फंगस उसको क्या देता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कहता है इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस। एक ऑर्गेनिज्म है लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या है? लाइकेंस इज अ नथिंग बट बच्चों, लाइकेंस कहता है कि इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। क्या है? अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। लाइकेंस आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों पर भी आपने देखा होगा डेवलप होते हुए, कुछ पैचेज होते हैं जो ग्रीन और वाइट कलर का होता होगा, राइट। सो दिस इज अ नथिंग बट अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ऑफ किसका? एल्गी और फंजाई का। एल्गी और फंगस का एक कॉम्बिनेशन होता है लाइकेंस, विच इज एन एल्गा पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गी। एल्गी इसमें होता है एक पार्टनर और दूसरा होता है पार्टनर इसका फंजाई। सो लाइकेंस की अगर हम बात करें, लाइकेंस, तो इसके एक पार्टनर होता है एल्गा और दूसरा पार्टनर होता है फंजाई, है ना, फंगस जिसको बोलते हैं, फंगस। ओके। सो एल्गी एंड फंगस जो है इसके पार्टनर होते हैं। और चूंकि एल्गी, देखो एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और फंगस के पास क्या क्लोरोफिल होता है? नहीं होता है। तो फंगस इसको क्या देता है? एल्गी को देता है वाटर, मॉइस्चर जो चाहिए इसको, और ये इसको देता है फूड। ठीक है, तो ये इसका सिम्बायोटिक रिलेशन, इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर्स एंड वाटर्स। सब फंगस जो है इसको, एल्गी को वाटर के साथ साथ शेल्टर भी देता है। क्या देता है? शेल्टर्स भी देता है। एंड मिनरल्स टू द एल्गी, और मिनरल्स भी देता है। एंड रिटर्न्स द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड्स टू द फंगस। और चूंकि ये जब इसको मिनरल्स, वाटर और शेल्टर देगा तो भाई ऑब्वियस बात है एल्गी क्या देगा? उसको फूड देगा। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है। सो आई होप समझ गए होंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का फायदा हो। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स आखिर रिप्लेनिश कैसे होता है बच्चों? अब वो देखना है। हैव यू एवर सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डन्स यूजिंग देम इन द पोस्ट? डू यू नो वाई दिस इज डन? आखिर आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजर देता है किसान खेतों में, वो क्यों देते हैं? यू हैव लर्नड प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल्स। आप लोगों ने पहले ही सीख रखा है कि प्लांट जो है अपना मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जब चूंकि मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते रहेगा तो मिनरल क्या हो जाएगा? सॉइल से डिक्लाइन होगा, कम जाएगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर जो होते हैं, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो ये जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जो कि अवेलेबल होता है फर्टिलाइजर में, इसको हम डालते हैं खेतों में ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में ना हो और न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहे और पेड़ को हमें मिलता रहे। जनरली क्या होता है बच्चों, क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं उनको काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, चाहे वो राइस का प्लांट हो या आप देखते हैं वीट का प्लांट हो। सो दिस रिक्वायर्स मोर नाइट्रोजन। या आप देखते होंगे कि
अदर प्लांट्स लाइक लेगुमिनस प्लांट्स में, ऑल्दो लेगुमिनस प्लांट्स में बैक्टीरिया होता है वो जो डेवलप करता है नाइट्रोजन, लेकिन उनको और चाहिए, तो उसको कहाँ से मिलेगा? इन फर्टिलाइजर से ही मिलेगा। वी हैव लर्न थ्रू द नाइट्रोजन गैस, आपने सीखा होगा कि नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर डायरेक्टली इन दिस मैनर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आप लोगों ने सीख ही लिया कि प्लांट जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सोलुबल फॉर्म। तो भाई पेड़ पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में चाहिए? सोलुबल फॉर्म में चाहिए। एक बैक्टीरिया, जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना कि बैक्टीरिया होता है सॉइल में, जिसको बोलते हैं, उसका बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम होता है ना बच्चों, उसका काम, अच्छा ये राइजोबियम होता क्या है? ये दलहनी लेगुमिनस प्लांट्स में होता है, चाहे वो ग्राम हो, पीज हो, मूंग हो, बीन्स हो, कुछ भी हो, उनके रूट्स में होता है, ये उपस्थित होता है। और इस राइजोबियम का काम होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में दे देना, ताकि प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ओके, सो राइजोबियम इसको कन्वर्ट करके दे देता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को, जो राइजोबियम को जो फूड चाहिए, जो शेल्टर चाहिए, वो कौन देता है? प्लांट देता है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड बैक्टीरिया होता है डेवलप। ओके, thus they have symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers and they can reduce the use of nitrogen fertilizer where leguminous plants are grown. तो जहाँ पर लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो किया जाता है ना, तो वहाँ ज़्यादा मैन्योर डालने की या ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब क्रॉप रोटेशन होता है, तो एक बार अगर आपने किसी खेत में व्हीट का क्रॉप किया है, तो अगले बार उसमें लेगुमिनस प्लांट लगाइए, ताकि नाइट्रोजन जो है बरकरार रहे उस सॉइल में। In this chapter, you have learnt that the most of the plant are autotrophs and only few plants are parasite or saprotrophic. So आप लोगों ने सीखा कि मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं, और देर आर ओनली फ्यू प्लांट्स विच इज पारासाइट्स और सेप्रोट्रॉपिक। ओके, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रोप्स। सभी एनिमल्स को हम किस ग्रुप में डिवाइड किए हैं बच्चों? हेट्रोट्रोप्स में डिवाइड किए हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड्स। वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए सारे के सारे एनिमल्स जो हैं कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स? क्या हम यह कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी जो है पार्शियली यानी कुछ रूप में हेट्रोट्रॉप्स ही हैं? सो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सो इस तरीके से पार्ट 2 जो है चैप्टर 1 आपके साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का खत्म होता है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।